नमस्कार, अर्थनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनिया सिंह। इस कार्यक्रम में हम सरल शब्दों में बात करते हैं उन पेचीदा आर्थिक मुद्दों की जिनसे होता है आपका सरोकार। आज हम बात करेंगे देश में जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती और इससे जुड़े निर्यात की। बीते बुधवार एक स्थायी संसदीय समिति ने राज्यसभा में ऑर्गेनिक उत्पादों से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की है। दुनिया में ऑर्गेनिक खेती के सबसे ज्यादा किसान होने के बावजूद भी विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। समिति की माने तो देश में मार्च 2019 तक 3.40 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर ऑर्गेनिक खेती की जा रही थी। अगर उत्पादन के आंकड़ों की बात किए तो जहां साल 2017-18 में हमारे जैविक उत्पादन 17 लाख मीट्रिक टन रहा, तो वहीं साल 18-19 में ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात महज 6.40 लाख मीट्रिक टन ही था। ऑर्गेनिक खेती में भारत की इस स्थिति पर संसदीय समिति ने गंभीर चिंता जताते हुए कई सुझाव दिए हैं, जिसमें इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्शन जोन बनाना और ई ऑर्गेनिक बाजार स्थापित करने जैसे सुझाव भी शामिल हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश में ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात की वास्तविक स्थिति पर, साथ ही इस बारे में क्या है संसदीय समिति के सुझाव, जानेंगे आज की अर्थनीति में। देश में ऑर्गेनिक खेती और इसके निर्यात की स्थिति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कुछ खास मेहमान। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव ए नीरजा जी, स्वागत है आपका। और साथ ही में है APADA में सलाहकार रह चुके डॉक्टर अशोक कुमार यादव, स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत नीरजा जी आपसे करते हैं कि जो संसदीय समिति की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिक बाजार है, भारत की हिस्सेदारी उसमें काफ़ी कम है। क्या वजह है, क्यों कम है? एक्चुअली अगर आप देखे जाएं तो हमारे यहाँ जो फार्मिंग होता है ये 140 मिलियन हेक्टेयर की जगह पे एग्रीकल्चर होता है। उसमें अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के एरिया देखेंगे नॉट इवन मोर देन 1 or 2%। उसमें भी आप दो तरह के, आज के हमारे यहाँ दो तरह के सर्टिफिकेशन सिस्टम्स चलते हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन और PGS सर्टिफिकेशन। PGS जो है अगर सामान्य तौर पे बता दिया जाए वो तो डोमेस्टिक यूज़ के लिए होता है, और थर्ड पार्टी जो है आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है। तो उसमें 20 लाख हेक्टेयर के लगभग आज की डेट में हम कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये 2016-17 से लेकर के अभी तक तो इसमें 2 गुना से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हो गया है। इसकी मेन कारण तो यही है कि थोड़ा सा इनको इंसेंटिव्स, इनको बताना पड़ता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह का किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट करना ज़रूरी है। और इंसेंटिव्स इनिशियली क्या होता है कि ICAR का एक स्टडी भी है कि 1-2 साल इसकी जो लागत कम तो होता है बट इसका जो उत्पादकता है उसमें कोई कमी आ सकता है। तो फार्मर्स नॉर्मली दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू टेक इट अप। तो इनको थोड़ा सा समझाना पड़ता है, इनको धीरे धीरे उस तरफ ले जाना पड़ता है। बट अभी तो आशाजनक है। वे आगे हमारा 25 आने वाले 5 साल में हम 25-30 लाख हेक्टेयर में हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बड़े बड़े एरियाज पे, जहाँ पे जैसे ट्राइबल एरियाज हैं और रेनफेड एरियाज हैं, और जहाँ पे नॉर्मली फर्टिलाइज़र की कम यूज़ होता है, जैसे कि आपकी कार निकोबार आइलैंड्स, लद्दाख, इस तरह के एरियाज, उनकी जो एक स्पेशलाइज्ड क्रॉप्स भी हैं वहाँ पर, उस तरह की एरियाज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में बड़े पैमाने पे। आई थिंक आने वाले सालों में इसके और ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे पॉलिसी का उसके ऊपर भी रुझाव है। यादव जी, ये बताएं कि किन किन देशों में एक्सपोर्ट होता है हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, और क्या क्या वो चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं? क्या ऑयल सीड्स ज़्यादा होती हैं? किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं? और मतलब कितना विश्वास है भारत के प्रोडक्ट्स में विदेशियों को? हाँ, पहली बात तो ये कि जहाँ तक सवाल कि भाई कितना हमारा, जो मैम ने भी बताया कि जो विश्व का व्यापार है ऑर्गेनिक फूड्स का, उसके अंदर हमारा हिस्सा बहुत कम है। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा उसमें। एक तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम यहाँ से खेती के मामले में जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। दाल का करेंगे, चावल का करेंगे, सोयाबीन का कर देंगे। हम लोग वैल्यू एडेड जो प्रोसेस प्रोडक्ट्स हैं उनके सारी दुनिया में अगर उनका प्रोसेस में एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और वैल्यू है, तो वो प्रोसेस प्रोडक्ट के कारण, और हम प्रोसेस प्रोडक्ट में बहुत पीछे हैं। और वही हाल ऑर्गेनिक का है।
अभी आप सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक का भी देखें तो क्या करते हैं, चावल, सोयाबीन, दालें। अब इनमें उतना रिकवरी नहीं होती। हम 6-7 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट कर देने के बावजूद भी 5,150 करोड़ का हमारा टोटल वैल्यू होता है, जिसमें से मोर देन 50% गोज इन दी सोयाबीन। तो एक तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे भारत का कितना विश्वास है ऑर्गेनिक के अंदर विश्व में। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश में करीब जब 2000 में शुरुआत हुई थी ऑर्गेनिक की, तो एक राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एपीडा की तरफ से लॉन्च किया गया था। उसने आज 20 सालों के अंदर अपनी एक बहुत अच्छी जगह बनाई है और आज वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। हमारा जो प्रमाणीकरण कार्यक्रम है उसका यूरोपियन यूनियन के साथ समतुल्यता की संधि है, अमेरिका के अंदर उसको समकक्ष मान्यता दी गई है और अभी कोरिया, ताइवान, कनाडा के साथ भी हमारी बातचीत लगभग पूरे स्तर पे हो गई है, वहाँ भी ये संधि हो जाएगी। तो ये संधियाँ होना इस बात का मतलब सूचक है कि भाई हमारा प्रोग्राम जो है वो उतना ही अच्छा है जितने उनके अपने प्रोग्राम हैं। और यही एक रीज़न है, देखिए अमेरिका और यूरोप के साथ संधि है। आज जो हमारा जो एक्सपोर्ट है, सर्वाधिक एक्सपोर्ट इन्हीं 2 ब्लॉक्स में जाता है। नॉर्थ अमेरिका सबसे ज़्यादा है 55% के आसपास, दूसरा यूरोप करीब 42-43% के आसपास, बाकी कितना सा बचा 4-5%, 7% बचता है, वो उसमें बाकी सारे देश हैं। और एक और अच्छी बात है ऑर्गेनिक की जो मैं आपको ध्यान में लाना चाहूँगा, देखिए अगर हम कुल एग्रीकल्चरल निर्यात को देखें, अधिकांश निर्यात हम उन देशों को करते हैं जो हमारे पड़ोसी हैं या मिडिल ईस्ट के हैं, पर ऑर्गेनिक में सारा का सारा निर्यात उन देशों को है जो विकसित है। इसलिए जो वैल्यू रियलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छी है। बात सही है कि हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसलिए पिछड़े हुए हैं कि हमारा भी जो अपना डोमेस्टिक मार्केट भी है जो ग्रो हुआ है, उसका ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कहीं, और उसको हम कुल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर हम उसका एक अच्छी स्टडी कराएं, उसको जोड़ें, तो मेरे ख्याल हमारी स्थिति और भी सुधर जाएगी। बट सुधर रही है लगातार, हर साल हम बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं डोमेस्टिक मार्केट पर ही अब आ रही थी कि क्या ये बहुत अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है अभी, क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं, और एक्सपोर्टर्स भी अगर फार्मर्स से कुछ प्रोक्योर करना चाहते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, तो वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें हैं जो प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं? हाँ, आपने सही अच्छे सवाल पूछे हैं। इसी पे हाल ही में 2017 में एफएसएसआई ने एक गाइडलाइन निर्गत किए हैं कि हाँ, जैसे अगर आपको डोमेस्टिक में करना हो तो पीजीएस सर्टिफिकेशन, पहले ऐसे ही होता था कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो अभी डॉक्टर यादव ने बताया, जो निर्यात के लिए वो सही था। जो हमारा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ये छोटे छोटे फार्मर्स के लिए था, तो ये एक गुट बना करके वो कम लागत में, माने उसमें तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, आपकी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन कराना हो तो पीजीएस में बहुत कम पैसे लगते हैं। तो इन सबको एक, माने जब तक आपके वॉल्यूम नहीं होगा तो ये डोमेस्टिक मार्केट हो, निर्यात हो, होना बहुत दिक्कत होता है। तो यही उद्देश्य से ये पीजीएस सर्टिफिकेशन की शुरुआत हो गई थी, पहले ही हुआ था, बट इसको अभी एक टीथ दिया गया है एफएसएसआई ने। तो अब क्या है कि डोमेस्टिक में जब तक ये पीजीएस का वो टप्पा नहीं होगा, ये बेच नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा, पहले ये था कि सबके मन में कि अभी भी देखेंगे ग्राहक को, कंज्यूमर को यही लगता है कि इसकी विश्वसनीयता क्या है, हाउ कैन वी से दैट दिस इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब तो धीरे धीरे इसका, जब ये पीजीएस का है, एक हमारी जैविक लोगो भी साथ में जाना चाहिए हमारे एफएसएसआई का, वो और पीजीएस से मिलके जब हम इनको दिखाएंगे तो आई थिंक ये विश्वसनीयता बढ़ेगा। अब ये लेना भी इजी होगा। अब जैसे मैंने बताया, छोटे छोटे फार्मर्स बहुत सारे हैं, जैसे अगर आप आज की डेट में देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स आर मच मोर देन द बिग फार्मर्स नंबर वाइज, लेकिन उसका उत्पादकता बहुत कम है जो भी करेंगे। तो एक ग्रुप क्लस्टर्स और एफपीओज बना के करने वाले काम हम अपनी स्कीम्स के अंदर लाए हैं। धीरे धीरे आई थिंक हम इसको बढ़ावा दे ही रहे हैं। एक तो ये चीज़ है, और बार्गेनिंग पावर उनकी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा एक ट्रेसेबिलिटी कि आगे पीछे ये कहाँ से आया है। आज की डेट में आप कोई 1 केजी का कोई आप चावल लिए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है। अगर इस तरह की ट्रेसेबिलिटी हो, ये इधर ये एक्सपोर्ट के लिए हो या डोमेस्टिक मार्केट के लिए हो, तभी इसका आई थिंक वो हो जाएगा। और आई थिंक आगे तो हम बढ़ ही जा रही हैं। और जो लिंकेजेस की बात करते हैं कि मार्केट में जैसे ई पोर्टल्स बनाए जाएं इन सब के लिए, क्या उन सब से फ़ायदा होगा? नहीं, निश्चित रूप से अभी तो आने वाला तो सारा बाजार जो है वो ऑनलाइन
मार्केटिंग पर ही निर्भर करता है। वो जो बीच में मिडलमैन हैं और हैं भी कि नहीं इस सेक्टर में, अभी वो भी नहीं पता। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही लगती है कि एज अ कंज्यूमर कि जो चीज़ आपको 25 रुपये किलो मिल जाती है, ऑर्गेनिक में वो आपको बेशक 60 रुपये किलो मिलती हो, लेकिन जो भी कंज्यूमर है उसको यही लगता है कि क्या ये वाकई में ऑर्गेनिक है कि नहीं है। इस सवाल का जवाब एक कंज्यूमर कैसे पाए? वो तो लैब में इतने टेस्ट नहीं करवा सकता, तो क्या कुछ देखने से पता चलता है? कहते हैं जो ऑर्गेनिक फूड होता है वो बहुत जल्दी, उसकी एक्सपायरी डेट भी थोड़ी जल्दी होती है क्योंकि उसमें केमिकल्स नहीं डले होते, पेस्टिसाइड्स नहीं होते। नहीं, पहली बात तो ये कि मैं आपका पहली बात करता हूँ, आपने 3 बातें कर दी इसमें। पहला तो ये है कि ऑनलाइन मार्केटिंग जो करना चाहते हैं, मैडम ने जैसे बताया, इन्होंने कृषि मंत्रालय की तरफ से एक जैविक खेती पोर्टल का जो है लॉन्च किया गया था करीब 1.5 साल पहले। नहीं, जैविक खेती पोर्टल करके एक है। ई ऑर्गेनिक बाजार अभी एपिडा की तरफ से बन रहा है। अच्छा। वो लॉन्च होना बाकी है उसको। बाकी ये जैविक खेती पोर्टल है, इसमें पीजीएस सर्टिफाइड प्रोडक्ट का मिलता है। कोई भी किसान अगर जो जैविक खेती करता है तो अपनी प्रोड्यूस को उसके ऊपर लॉग इन कर दे और कोई भी बायर वहाँ रजिस्टर करके उसको खरीद सकता है ऑनलाइन। मैं थोड़ा सा इसमें आपको मैं जोड़ना चाहती हूँ, इसमें ऑलरेडी अपडेट करना चाहता हूँ। ऑलरेडी 2 लाख फार्मर्स हमारे पोर्टल पे आ चुके हैं जी। और मोर देन 800 प्रोडक्ट्स उस पे है। बायर्स भी रजिस्टर 800 बायर्स भी रजिस्टर्ड है। 3000 प्रोडक्ट्स भी उस पे है। बस यही है कि जो ऐसे है ना, जो कमर्शियल वे में जाने वाले पोर्टल्स और इस पोर्टल में क्या अंतर हम दिखाना चाहते हैं कि दिस इज़ ऑथेंटिकेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो अगर कोई इस कार्यक्रम को देख भी रहे होंगे, इन सबसे मेरे अनुरोध यही होगा कि आप उस पोर्टल पे ज़रूर जाइएगा, jaivikkheti.in पोर्टल, जिसमें आपको ये सारे, हाँ, ये प्रोसेस्ड, जैसे आप कह रहे हैं ना, प्रोसेस्ड फूड्स के लिए ज़्यादा मार्केट है, वो नहीं होगा, बट जो प्राइमरी प्रोसेस्ड फूड सारे उसमें मिल जाएंगे जी। और एक नॉर्मल कंज्यूमर्स भी खरीद सकते हैं? हाँ, नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए ही है। जो आपने मिडिलमैन की बात अभी कह रहे थे, इन सबको काटने के लिए हमने कहा कि फार्मर्स सीधे आप अपने वो, इसमें 2 अच्छी बातें हैं। एक तो फार्मर डायरेक्टली अपनी मार्केटिंग के लिए पोर्टल पे डाल सकता है, दूसरा प्राइस भी वही कोट करेगा मेरा कितना होगा। तो जब आपके मिडिलमैन 2-3 लोग होते हैं वो 3 गुना 4 गुना हो जाते हैं। बट अभी फार्म से लेते हैं तो उनकी डायरेक्ट भी आप भी देख लीजिएगा, आज की डेट में अगर आप देखेंगी तो उसकी प्राइस जो है ऑलरेडी आपकी ऑन जो मार्केट प्राइस है, जहीं पे भी आपकी बिग बाजार सारे जहाँ पर भी आप जाते हैं उस मार्केट प्राइस से कम ही मिलेगा। सो उनका भी मुनाफा होगा। सो दिस वे इट विल बी यूजफुल फॉर विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ कंज्यूमर एंड फार्मर, वी कैन से जी। अब मैं वो जो आपका बात था कि कंज्यूमर के पास विश्वास कैसे हो जी, कि अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट ऑर्गेनिक बिक रहा है तो वो वास्तव में ऑर्गेनिक है कि नहीं। देखिए, ये सवाल कई सालों से हमारे सामने था। इस सवाल को सामने रख करके FSSAI ने वर्ष 2017 के आखिर में एक प्रोग्राम शुरू किया और उसमें ये एक रेगुलेशन बना दिया गया है अब कि हमारे देश में कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्गेनिक के नाम पर बिकेगा तो उसका सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ 2 सर्टिफिकेशन सिस्टम है, एक NPOP का है जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, एक मैडम ने अभी बताया PGS का है। दोनों में से किसी एक सर्टिफिकेशन सिस्टम में सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और फिर उसके आधार पर जैविक खेती के अंदर उन्होंने एक जैविक भारत का लोगो बनाया, गोल्ड ग्रीन कलर है, टिक मार्क लगा हुआ है। तो वो जो लोगो है वो लोगो आपके प्रोडक्ट पे लगा होना। तो कंज्यूमर को क्या देखना है कि वो लोगो उस पर है कि नहीं है। एक सर्टिफिकेशन का लोगो होता है, एक जैविक भारत का। अगर वो लोगो लगा हुआ है तो इसका मतलब 100% सर्टिफाइड है। और ऐसा नहीं कि खाली लोगो लगा दिया गया है, उस लोगो के साथ एक QR कोड आता है या नंबर आता है, तो आप चाहें भी तो उसकी ट्रेसेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि उसका सर्टिफिकेशन स्टेटस क्या है, कहाँ से आया है, किस तरह से। इवन PGS में भी जो PGS पोर्टल है वो पब्लिक डोमेन में ट्रेसेबिलिटी है, उस पर एक नंबर दिया जाता है। आप उस नंबर को कंज्यूमर वेरिफिकेशन वाले विंडो में जाकर के डालिए तो तुरंत उसका एक सर्टिफिकेट आ जाता है जिसमें लिखा होगा कि किस किसान ग्रुप ने इसको उगाया और किसको बेचा है। तो सारी जानकारी आपको मिलती है। तो हमें उम्मीद है कि जब इस तरह की जानकारी कंज्यूमर को उपलब्ध होगी तो उसका विश्वास बढ़ेगा। पहले में अब में काफ़ी फ़र्क आया है और अभी क्या है कि करीब करीब हम 2017 से शुरू करके 1 अप्रैल 2020 तक एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें जितने भी डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनको कहा गया है कि अपना पुराना जो नॉन सर्टिफाइड
प्रोड्यूस आपने ऑर्गेनिक करके रखा था उसको हटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, और अब नए सिरे से और अब नए सिरे से आपको केवल सर्टिफाइड प्रोड्यूस ही रखना है। 1 अप्रैल 2020 के बाद ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी ट्रेडर अनसर्टिफाइड एज ऑर्गेनिक बेचेगा तो ही कैन बी पनिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी लॉ। जी, इससे तो काफ़ी विश्वसनीयता भी आएगी। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानेंगे कि कैसे सिक्किम बन गया है बिल्कुल ऑर्गेनिक स्टेट। देखते रहिए अर्थनीति। एक समय था जब खेती में गोबर का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद समय बदला, उत्पादन बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल की गई और केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए गए। लेकिन अब लग रहा है दोबारा वही ज़माना आ रहा है जब दोबारा से ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल किया जा रहा है और जैविक खेती हो रही है। और इसीलिए सरकार ने शुरू किया है jaivikkheti.in, जहाँ पर एक नॉर्मल पोर्टल में आप जाकर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और इसके बारे में और जानकारी हमें दे रही हैं नीरजा मैम। नीरजा जी, ये बताएं कि क्या होम डिलीवरी भी पॉसिबल है इसमें? हाँ, इसमें ज़रूर पॉसिबल है। जैसे आपने अभी बताया कि लाइक एनी ई कॉमर्स पोर्टल, इसमें पेमेंट के लिए भी ऑनलाइन पेमेंट भी आप कर सकते हैं। और दूसरे ये चीज़ है कि आप फार्मर से सीधे बातचीत भी कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट के नीचे फार्मर का डिटेल्स होगा, फार्मर का नंबर भी होगा। फार्मर से खुद बात करके किस चैनल पे वो लेना पसंद करते हैं, जैसे कि वो खुद कहीं बेचेंगे या आप जा कर के उनकी फील्ड में देख के ही, माने नज़दीक वाले देख के भी उसको पसंद करके लाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे का भी उसमें प्राविधान किया गया है, लाइक एनी ई कॉमर्स पोर्टल। जी, यादव साहब, ये बताएं कि सिक्किम की काफ़ी प्रशंसा की गई है। जो संसदीय नोट भी आया है, संसदीय समिति का जो रिपोर्ट आई है, वहाँ के किसानों को और बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ सब्सिडीज़ की भी बात हो रही है? और इस तरह के किसान जो कि नॉर्मल प्रोडक्शन के बजाय ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वो इसको आगे करें और घबराएं नहीं कि इतने लागत नहीं मिल रही है, उनकी पूरी नहीं हो रही है, पैसे पूरे नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से भी क्या कोई मोटिवेशनल फैक्टर मिलेगा? ये तो बहुत सारी बातें। पहले सिक्किम की बात करें। देखिए, सिक्किम तो एक ऐसा राज्य है जहाँ पहले भी मतलब फर्टिलाइजर्स का या केमिकल्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग तो होता नहीं था, बट वहाँ भी उन्होंने करीब 10 वर्ष के प्रयास के बाद सिक्किम को पूरे जैविक राज्य में परिवर्तित कर दिया है। और आज सिक्किम दुनिया का मतलब एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहाँ 70-75 हज़ार हेक्टर ज़मीन लगातार कंटिगुअस जो है वो पूरी की पूरी सर्टिफाइड है। मार्केट के साथ उनके लिंकेज है। उनके पास क्या लिमिटेड क्रॉप्स हैं, जिंजर है, टर्मरिक है, बकवीट है और सम फ्रूट क्रॉप्स हैं। इन क्रॉप्स में उन्होंने अच्छा मार्केट डेवलप किया है और उनका इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा होने लगा है। अभी वैल्यू एडिशन के ऊपर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से एक स्कीम चल रही है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। उसके तहत भी वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए काफ़ी कुछ सहायता दी गई है, जो उनकी FPO के माध्यम से लगाई जा रही है। तो एक तरह से करके मतलब सिक्किम में FPO मॉडल लगा के वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट के एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया गया है दूसरे राज्यों के लिए भी कि अगर वो चाहे तो उसको कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। अब सवाल आता है कि भाई दूसरे राज्यों में चूंकि काफ़ी केमिकल का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ थोड़ा सा किसानों को ये कॉन्फिडेंस दिलाने की ज़रूरत है कि अगर आप ऑर्गेनिक करेंगे तो भले ही पहले साल में उत्पादन थोड़ा बहुत कम हो जाए, बट आपकी इकोनॉमिक्स में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर वो मार्केट के साथ शुरुआत से जुड़े। तो इकोनॉमिक्स अगर बराबर रहेगी तो किसान को वो आगा, और धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस बहुत से किसानों में आ रहा है। लेकिन किसान तो तभी जुड़ना चाहेगा ना जब उसे एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा। अगर उतना ही फ़ायदा हो रहा है तो वो क्यों करना चाहेगा, पहली बात। और दूसरा ये जानना चाहूँगी कि अगर सपोज़ उत्तर प्रदेश हम लें, हमारा पड़ोसी राज्य है दिल्ली का, तो अगर उनके बगल वाला जो किसान है वो कर रहा है नॉर्मल खेती, तो क्या आप अपने खेत में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं? किस तरह के इसके बुनियादी ढांचा इसके लिए चाहिए? सॉइल कैसी चाहिए? कहते हैं कि 2 साल आपको पूरा ऐसा करना पड़ेगा कि उसके सारे पेस्टिसाइड्स निकल जाएं, केमिकल्स निकल जाएं। कुछ समझाएं हमको इस बारे में। अच्छा, इसमें आप जो कह रहे हैं सही है। इसके जो भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, इसको थोड़ी देर का बफर जोन होना ज़रूरी है। बट छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया, जैसे अपने डॉक्टर यादव ने भी बताया कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2 स्कीम्स हैं जो फार्मर को किस तरह का हम मोटिवेट कर सकते हैं।
कि माने आप बगल में आपका केमिकल्स कर रहे हैं, आपका उनकी उत्पादकता आपको लगता है कि ज़्यादा है लेकिन आपके यहाँ कम हो सकता है, सो यू आर नॉट मोटिवेटेड। तो इसके लिए हम 2 तरह की स्कीम्स हम चला रहे हैं। तो एक्चुअली ऑर्गेनिक जो है प्रोसेस सर्टिफिकेशन है। तो इसमें क्या होता है, पहले से हमें फार्मर को मोटिवेट करना पड़ेगा, इसको एक ग्रुप या FPO बना करके हम इन सब के लिए सहायता देते हैं। फार्मर्स को ग्रुप बना करके ट्रेनिंग दे दो, और देन इनपुट्स जो भी आपकी बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, वर्मी कंपोस्ट या जो भी ढांचा, जो ग्रीन मैन्योर जो कहते हैं, इन सब की कराने के लिए भी उनको बता देते हैं। और कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कि आपको ग्रीन मैन्योर डालना कैसे है और क्रॉप रोटेशन कैसे रखना चाहिए, कितने क्रॉप्स को लगाना चाहिए, मल्चिंग होता है उसके इवोपरेशन कम हो जाए, इस तरह के सारे की ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग के बाद जो भी प्रोडक्ट होता है वहाँ पर उसके मार्केट्स वैल्यू एडिशन, जैसा भी एक स्कीम के बारे में आज जिक्र किए हैं, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके थ्रू तो ये है कि हम इनको कलेक्शन सेंटर्स है, एक बार ऑर्गेनिक प्रोड्यूस आ गए तो उसको कलेक्शन सेंटर्स, उसकी कैसे एग्रीगेट करना, इसको कैसे पैकिंग कैसे करना है, वो इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये सारे माने ये वैल्यू चेन मॉडल जो आप सुने होंगे। तो वैल्यू चेन मॉडल में जब तक इनको नहीं लाएंगे ये दिक्कत होगा। ये हम अब चाहे बहुत कम उसकी तो जो व्हाट शुड आई से फाइनेंशियल सपोर्ट जो उसका जो बजट है दैट वुड बी लिमिटेड, बट जितने भी हो हम उस तरह के लाना चाहते हैं कि फार्मर को शुरुआत से लेकर के मार्केट तक का इनका पूरा हो जाए, ताकि उनको थोड़ा सा हिम्मत आए कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की सारे चीज़ इसमें जुड़ा हुआ है, दोनों चीज़ में। ये कहते तो ये भी हैं कि जो उसके बीज होते हैं वो भी अलग होते हैं, उनको प्रोक्योर करना भी बहुत आसान प्रैक्टिकल नहीं होता। जैसे थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन सिस्टम के बारे में आपने बताए हैं, उसमें भी ये है कि अगर आप इसको केमिकल से ट्रीट नहीं करते हो, उस सीड को पहले सीजन में आप ले ही सकते हैं एज ऑर्गेनिक सीड्स। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कहीं जो हमारे क्लस्टर की बात कह रही है कि 2 स्कीम्स हमने कहा, परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन नॉर्थ ईस्ट में है और परंपरागत और देश की सारे अन्य भागों में है। इसमें हम कुछ क्लस्टर्स को वैसे भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सीड प्रोडक्शन में ही लगे। जैसे अगर राइस बना रहे तो राइस का सीड हो, इस तरह की सीड क्लस्टर बने जाकर, ताकि आगे जाकर के वो सीड जो है हम एज ए सीड उस प्रोडक्ट को लिया जा सके। जी, तो यादव जी, जैसे सिक्किम की काफ़ी प्रशंसा की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे तो इंसेंटिव्स दिए ही जाएंगे, प्लस नॉर्थ ईस्ट को हब बनाया जाएगा। उनके अलावा और कौन कौन से प्रदेश हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी जैविक खेती हो रही है? देखिए, अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ जैविक खेती की सबसे पहले शुरुआत भी वहीं से हुई, प्रमाणीकृत जो जैविक खेती है। और आज भी हमारा जो कुल क्षेत्रफल है जैविक खेती का, उसका लगभग 25% हिस्सा केवल जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात है, कर्नाटक है। और ये जो सारे राज्य, इनकी अपनी एक विशेषता है, वो कुछ विशेष क्रॉप में, जैसे मध्य प्रदेश है वो सोयाबीन कॉटन के अंदर सबसे आगे है। और कुछ जो है ये ऑयल सीड्स, जो अदर जैसे तिल है, फ्लैक्स सीड है, उसमें है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो बहुत सारी क्रॉप्स में है। इसी तरह से जैसे उत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो बासमती चावल उनका प्रमुख जो ऑर्गेनिक उत्पाद है। कर्नाटका में है तो वो स्पाइसेस में है, गोवा है कैश्यू नट में है। तो ये राज्य हैं जिनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है और वो हर एक कोई अच्छा जोड़ रहा है। तो क्या आने वाले टाइम में नीरजा जी हम देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स हैं जो स्पेशली ऑर्गेनिक फूड रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं, इस टाइप से कुछ और प्रमोशन होगा इनका? ज़रूर होगा। आज की डेट में आप पता नहीं, आप कर्नाटका में, अगर बेंगलुरु में आज की डेट में आप जाएंगे तो इस तरह के ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी है। और हमारे कृषि मंत्रालय में भी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड बिकता है। एंड ज़रूर इसके लिए हम आगे इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और जहाँ तक ये स्टेट्स की बात है, मैं थोड़ा सा अपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में बोलना चाहती हूँ। सिक्किम सबको पता है, बट आज की डेट में मणिपुर और नागालैंड इतने अच्छे कर रहे हैं हमारे स्कीम के अंदर। ये जो है, जो एंटरप्रेन्योरशिप, फार्मर अकेला सारे कुछ नहीं कर पाएगा जब तक इनकी प्रोडक्ट बनाने तक, तो उगाने तक तो उनका ठीक है। उसके बाद जो है वैल्यू चेन में बहुत सारे लोग जुड़ना चाहिए, तभी इसका अच्छी तरह आप जो
फार्मर को हम दुगना करनी हो, इंक्रीज करनी हो इनकम, तो वो बात आ सकता है। तो वहाँ पे मणिपुर में और नागालैंड में अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं, खास करके वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दोज 2 states and I think all the states should follow their footsteps to get into that kind of thing, so that जो ऑर्गेनिक का आप कह रहे हैं कि एक वो इंजन लगा के चलने वाली, वो ज़रूर हो जाएगा आगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को। तो जैसे कि हमारे मेहमान भी कह रहे हैं, भारत में वो क्षमता भी है और साथ ही साधन भी हैं। बस अब अगर एक अनुभूति उस तरह से हो जाए कि ऑर्गेनिक फूड सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं, तो शायद ये सेक्टर बहुत बढ़िया करेगा। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।